हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग का जो हरियाणा टेट का एग्जाम होने वाला है, इसमें जो बच्चे पीजीटी कॉमर्स के फॉर्म फिल कर रहे हैं उन लोगों की मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर के आ रही थी। तो इससे प्रीवियस वीडियो में 30 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए थे आप लोग को, जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आपके आ सकते हैं और भी कई तरह के जो पीजीटी के एग्जाम्स हैं उसमें आए हुए हैं। आज के वीडियो में उसी के आगे के 31 से क्वेश्चंस रहेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए इसमें 31 क्वेश्चन लेते हैं। 30 तक हम सॉल्व कर चुके थे, 31 क्वेश्चन लेते हैं। प्रबंधकीय लेखांकन और लागत लेखांकन के कार्य आपस में होते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग फंक्शंस आर कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर, कॉन्ट्रोडिक्टरी बाय नेचर, न्यूट्रल इन इफेक्ट, ऑब्लिगेटरी। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है और जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, उनके जो काम होते हैं या जिस तरह के काम वो करती हैं, जिस उद्देश्य से होती हैं, आपस में उनका क्या रिलेशन रहता है, डायरेक्टली ये पूछा है। ये परिपूरक प्रकृति के होंगे, विरोधक होंगे, स्वभाव के तटस्थ होंगे, वैधानिक होंगे। विरोधक नहीं होते, एक दूसरे की हेल्प ही करते हैं। वैधानिक भी नहीं होते, दोनों ही का काम होता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आपकी क्या है कि शैक्षिक होती है और लागत लेखांकन भी सबके लिए अनिवार्य नहीं है, कुछ के लिए है लेकिन सबके लिए अनिवार्य नहीं होता है। स्वभाव के तटस्थ भी नहीं होते हैं, परिपूरक होते हैं, एक दूसरे की हेल्पफुल होते हैं। जो लेखांकन की जो अकाउंटिंग है उसकी एक शाखाएं हैं, दोनों ही आपस में एक दूसरे के ये प्रतिपूरक होते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे की इंफॉर्मेशन का यूज करके आगे जो भी डिसीजन लेने हैं मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय विवरण का अल्पकालीन विश्लेषण मुख्य रूप से संबंधित होता है। The short-term analysis of financial statement is mainly concerned with the working capital analysis, stability of concern, earning potentially of the concern, prospectus of concern। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो वित्तीय विवरण हम बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, तो जो उनका अल्पकालिक, ध्यान दीजिएगा जब भी हम बात करते हैं इन चीज़ों की तो आपकी शॉर्ट टर्म भी होता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी होता है। कुछ प्लानिंग ऐसी होती है जो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होती है। कंपनी में बहुत सी पॉलिसीज होती हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और जो शॉर्ट टर्म से रिलेटेड होते हैं, जो शॉर्ट टर्म में आपके एनालिसिस से रिलेटेड होते हैं, उनका क्या संबंध होता है। कार्यशील पूंजी विश्लेषण, संस्था की स्थिरता से, संस्था की अर्जन शक्ति संभावना से, संस्था की भावी स्थिति से। तो क्या हो जाएगा, जब हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो संस्था की स्थिरता की अगर बात होगी तो स्थिरता जो आएगी, जो स्टेबिलिटी आएगी वो तो लॉन्ग टर्म में ही आएगी, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। अर्जन शक्ति संभावना से, क्योंकि अर्निंग भी जो होती है वो भी लॉन्ग टर्म से रिलेटेड ही आ जाएगी। भावी स्थिति से फ्यूचर की बात कर रहे हैं तब तो हम लंबा सोच ही रहे हैं, बड़ा सोच रहे हैं, तो वहां पर तो हम बड़ा सोच ही रहे हैं। तो कार्यशील पूंजी विश्लेषण जो होता है, जो वर्किंग कैपिटल होती है, उसका जो एनालिसिस होगा वो शॉर्ट टर्म से रिलेटेड होता है। वर्किंग कैपिटल एनालिसिस में क्या आता है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल जो होती है, जो आप बिजनेस डेली आपका काम जो हो रहा है, रन कर रहे हैं, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं या रेवेन्यू रिसिप्ट होती हैं, वो सब रिलेटेड हो जाती है वर्किंग कैपिटल से। तो जो वर्किंग कैपिटल का जो एनालिसिस किया जाता है वो शॉर्ट टर्म से रिलेटेड होगा। राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरलता अनुपात में सम्मिलित नहीं होता। क्विक रेशियो डजंट इंक्लूड कैश, बैंक बैलेंस, डेटर, स्टॉक। तो जो क्विक रेशियो होता है, जो तरलता अनुपात होता है, उसमें क्या चीज इंक्लूड नहीं होती है? रोकड़, बैंक शेष, देनदार, रहतिया। तो क्विक रेशियो में क्या रहेगा? एक होती है करेंट एसेट और दूसरी हो जाती है क्विक एसेट, जो कहेंगे या लिक्विड एसेट कह सकते हैं जिसे हम। तो करेंट एसेट में तो जितनी भी चीजें हैं सब आ जाएंगी आपकी। स्टॉक है, जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, हाँ ये सारी चीजें ही आ जाती हैं आपकी करेंट एसेट में। इसमें से हम क्या निकाल देते हैं, जो आपका स्टॉक होता है या फिर जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम लेस कर देते हैं। उसके बाद जो निकल के आती है हमारी, वो हमारी लिक्विड एसेट होती है, तरल संपत्ति होती है। तो इसमें क्या शामिल नहीं होगा? कैश भी आएगी, बैंक बैलेंस जो आपका बैंक शेष है वो भी आ जाएगा, डेटर भी आएंगे, लेकिन जो स्टॉक होता है उसको हम शामिल नहीं करते हैं, जो क्विक रेशियो होगा उसके निकालने में। एक आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी। अब एक पॉइंट और ये इसमें आएगा कि इसका क्या फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला हो जाएगा क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, या फिर अगर एब्सोल्यूट वाला निकाल रहे हैं तो लिक्विड लायबिलिटी यूज होती है। और एक चीज और आती है कि इसका आदर्श तरलता अनुपात क्या होता है, आइडल क्या होता है, तो वो आपका 1:1 हो जाता है। करंट एसेट जो करंट रेशियो होता है उसका 2:1 होता है, इसका हो जाएगा 1:1।
सारे पॉइंट ध्यान में रखा करिए। कभी कभी मिलान करने के लिए भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको दोनों साइड दे देंगे और मिलान करने को कहेंगे कि किसका कौन सा आइडल होता है, तो सारी चीजों को दिमाग में रख के चला करिए। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्कंद आवर्त सूचक है। A low stock turnover indicates over investment in stock, monopoly situation, solvency position, over trading। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न स्कंद आवर्त यानी कि जो हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालते हैं, अगर लो है तो वो किस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि स्कंद में अति विनियोग है, एकाधिकार की स्थिति है, शोधन स्थिति का, या फिर अति व्यापार का। तो किसे इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि स्कंद जो होगा यानी कि जो हमारा स्टॉक है उसमें ज्यादा हमने विनियोग कर दिया है। इसको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है आपका? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगी, अपॉन में आ जाता है एवरेज स्टॉक आता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो रहतिया होगा, जो स्टॉक होता है, वर्ष में कितनी बार जो सेल किया गया है, कितनी बार बेचा गया है। तो अगर ये ऊंचा रहता है तो अनुकूल माना जाता है, फेवरेबल होता है। अगर कम रहता है तो प्रतिकूल होता है। तो उसमें ये माना जाएगा कि जो हमारे स्टॉक है उसमें हमने ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया है, उतना हमें वापस हमें नहीं मिल रहा है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संचालक अनुपात 75% है तो शुद्ध अनुपात होगा। इफ द ऑपरेटिंग रेशियो इज 75%, द नेट प्रॉफिट रेशियो विल बी 15%, 25%, 20%, नन ऑफ दीज। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको छोटी छोटी चीजें नहीं पता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जो आपका कह रहा है कि जो ऑपरेटिंग रेशियो होता है वो 35% है, तो इसका ध्यान रखिएगा। जो ऑपरेटिंग रेशियो होता है और जो नेट प्रॉफिट रेशियो होता है, दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा 100% बन जाता है। तो यहाँ पर अगर हमें एक पता है तो दूसरा हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ऑपरेटिंग रेशियो अगर 75% है तो उसमें से हम जो 100 में से अगर हम उसको लेस करेंगे तो हमारा निकल के क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट रेशियो निकल आएगा। तो 100 में से 75 को लेस करिए, कितना आएगा? 25% आ जाएगा। 25% ही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर होगा। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी। बस ध्यान में रखा करिए इन सारी चीजों को कि इन दोनों का टोटल आपका 100 आता है, तो हमने एक में से 100 में से लेस कर दिया तो हमारा दूसरा निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्कंद 80,000 रुपए है, अंतिम स्कंद 1,00,000 रुपए है, बेचे गए माल की लागत 3,60,000 रुपए है, 3,60,000 रुपए है, अतः स्कंद आवर्त है। ओपनिंग स्टॉक ₹80,000, क्लोजिंग स्टॉक ₹1,00,000, cost of goods sold ₹3,60,000, hence stock turnover is 2 टाइम, 4 टाइम, 4.5 टाइम, none of these। अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताया है कि ओपनिंग स्टॉक जो है वो 80,000 का है और जो क्लोजिंग स्टॉक है 1,00,000 का है। तो अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दे रखी है 3,60,000 की, तो आपको क्या निकाला? स्टॉक टर्नओवर। अभी हमने इसका फॉर्मूला बताया ही था आपको कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है अपॉन एवरेज स्टॉक आ जाता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पर आपकी ऑलरेडी सीधे सीधे बता रखी थी 3,60,000 की, तो उसमें कुछ करना नहीं है, लेकिन हमें एवरेज स्टॉक निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? जो ओपनिंग दे रखा है और जो क्लोजिंग दे रखा है दोनों को ऐड करके अपॉन 2 कर दीजिए। 80,000 प्लस 1,00,000 अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 1,80,000 अपॉन 2 इज इक्वल टू 90,000। 90,000 हमारा क्या निकल के आ गया? एवरेज स्टॉक निकल के आ गया। अब फॉर्मूले में रखिए और उसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 4 टाइम्स आ जाएगा। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि फॉर्मूलास को ध्यान में रखिए, बिना फॉर्मूलास के आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इससे सारा का सारा चीजें जो होती, यहाँ पर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी थी, अगर और भी कुछ आपको सेल दे रखा होता तो आप कंफ्यूज हो जाते कि सेल से हमें निकालना है या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से निकालना है। जब तक आपको सही से फॉर्मूला नहीं याद होगा आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब स्थिर लागत 10,000 रुपए है एवं लाभ मात्रा अनुपात 20% है तो सम विच्छेद बिंदु होगा। When fixed cost is ₹10,000 and PV ratio is 20%, then break-even point will be 2,000, 5,000, 50,000, 10,000। यहाँ पर भी आपका फॉर्मूले का ही सारा खेल है। आपको फॉर्मूला याद है तो आप निकाल लेंगे बीईपी, अगर नहीं याद है तो नहीं निकाल पाएंगे। तो इसमें आपको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो होता है। फिक्स कॉस्ट हमें पता है 10,000 की, पीवी रेशियो कितना है? 20% है। 20 नीचे आ जाएगा, इंटू 100 कर दीजिए, डिवाइड करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, कितना आ जाएगा? 50,000 आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा। यही होगा हमारा आंसर। एक आंसर होगा ऑप्शन सी। जितने भी आपके जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के फॉर्मूलास को बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, जो रेशियो एनालिसिस में है या फिर जो आपका एक चैप्टर ब्रेक एंड पॉइंट वाला है उसमें जितने भी फॉर्मूलास दे रखे हैं सबको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए। इससे 5-6 क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल, तो ज्यादातर जितने भी एग्जाम्स हुए सब में मैंने देखा है कि पूछते ही हैं।
तो आप लोग उसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समविच्छेद चार्ट में y अक्ष दर्शाता है। इन ब्रेक इवन चार्ट y axis represent volume of sales in units, value of sales in rupees, cost and sales in rupees, value of production in rupees। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हम ब्रेक इवन चार्ट बनाते हैं तो उसमें जो y अक्ष होता है, तो आपको पता ही होगा कि जो हम चार्ट बनाते हैं वहां पर o x y इस तरह से चार्ट बनता है आपका। तो ओ एक्स जो होता है और ओ वाई जो होता है कहाँ कहाँ दर्शाया जाता है, तो ओ वाई जो होगा, जैसे कि आप फिगर देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, उस साइड क्या दिखाई जाती है, जो कॉस्ट है और जो रेवेन्यू है वो दिखाया जाता है, और जो ओ एक्स साइड होता है वहां पर हम आउटपुट दिखाते हैं। तो इसमें क्या आपका ऑप्शन जो दे रखे थे कि विक्रय की मात्रा इकाइयों में, विक्रय का मूल्य इकाइयों में, लागत विक्रय रुपयों में, या फिर उत्पादन का मूल्य रुपए में। तो जो वाई अक्ष होता है उस पर हम क्या दिखाते हैं, जो हमारी लागत होती है और जो हमने सेल की होती है वो उसको हम रुपए में दिखाते हैं। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, कॉस्ट एंड रेवेन्यू जो होगा उसको हम दिखाएंगे वाई अक्ष पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बजट जो अनुमानित लाभ हानि खाते एवं सभी क्रियात्मक बजटों का सारांश प्रदान करता है डैश के रूप में जाना जाता है। A budget that gives a summary of all the functional budgets and projected profit and loss account is known as capital budget, sales budget, master budget, flexible budget। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बजट इस तरह का अनुमानित बजट है जो लाभ हानि खाते, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, या फिर जो आपके क्रियात्मक बजट होते हैं, फंक्शनल बजट होते हैं, उसका एक सारांश, एक समरी कितना होता है, वो क्या कहलाता है। पूंजी बजट होगा, विक्रय बजट होगा, मास्टर बजट या फिर लोस्ट बजट। तो बजट जो होते हैं वो कई तरह के बनाए जाते हैं, कई तरह से उसको क्लासिफाई किया गया है। तो जो सारांश सारे बजटों का देता है तो क्या होगा, कोई चीज का बजट ही होगा जिसमें हमें सारी चीजों का सारांश मिलता है। मास्टर प्लान होता नहीं है जो सारे प्लान के ऊपर एक प्लान हम लोग बनाते हैं, मास्टर प्लान स्टडी का, अपनी पढ़ाई का, कि किस तरह से हमें पढ़ना है, जबकि नॉर्मली वो बहुत ही कम ही ऐसा होता है कि उसे फॉलो कर पाते हैं, जो हमने टाइम टेबल बनाया होता है उसके अकॉर्डिंग। तो वैसे ही होता है आपका मास्टर बजट भी, कि जो भी चीजें होती हैं उन सब का एक मास्टर बजट बनाया जाता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन दे रखी होती है। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्यशील पूंजी परिवर्तित नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट चेंज वर्किंग कैपिटल। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, परचेज ऑफ मशीन अगेंस्ट चेक, सेल ऑफ ओल्ड मशीन अगेंस्ट चेक। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कार्यशील पूंजी होती है, वर्किंग कैपिटल होती है, किस सिचुएशन में, या जो आपकी दे रखे हैं ऑप्शंस, उसमें से किस में चेंज नहीं आएगी, कोई चेंजेस नहीं आते हैं। वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालते हैं ना लोग, जो फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं वहां पर, तो वही चीज यहाँ पर आपसे पूछी है कि जो माल है उसका नगद क्रय करने पर तो नगद क्रय किया जा रहा है स्टॉक का, मशीन का नगद क्रय कर रहे हैं, चेक द्वारा मशीन का क्रय किया जा रहा है, या चेक द्वारा पुरानी मशीन का विक्रय किया जा रहा है। तो जो स्टॉक होगा उसको अगर हम परचेज करेंगे तो वहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने जो स्टॉक बढ़ेगा उतनी ही हमारी कैश चली जाएगी, क्योंकि कैश को हमने देकर ही तो स्टॉक को परचेज किया होगा, तो उतने से ही हमारी कैश कम होगी जितने से हमारा स्टॉक बढ़ेगा, इसलिए कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारी जो वर्किंग कैपिटल है उसके ऊपर। तो एक आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन ए। अगर हम मशीन का नगद क्रय करेंगे तो वहां पर इफेक्ट पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मशीन जो है आपकी फिक्स एसेट में चली जाएगी लेकिन कैश कम होगा। चेक द्वारा मशीन का क्रय है या चेक द्वारा पुरानी मशीन का विक्रय है, तो इससे भी क्या होता है, इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो आपका चेक होता है बैंक में डिपॉजिट होगा तो बैंक का भी बैंक जो होगा वो भी किस में आता है, आपका करेंट एसेट में ही आता है, तो इस वजह से उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संशोधित लेखांकन प्रमाण 3 के अनुसार स्थिर संपत्तियों के क्रय को माना जाता है। अकॉर्डिंग टू AS3, purchase of this asset is treated as operating activity, investing activity, financing activity, inflow of। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो लेखांकन प्रमाण 3 होता है, लेखांकन प्रमाण 3 किससे रिलेटेड है, अगर आपको याद होगा तो जो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं उससे रिलेटेड है। ये आपका जो रोकड़ प्रवाह विवरण होता है वो AS3 के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर उसमें जो स्थिर संपत्तियों को अगर हम परचेज कर रहे हैं तो उसे कहाँ हम दिखाते हैं, तो जो स्टेटमेंट हम तैयार करते हैं तो आपको याद होगा 3 तरह की एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग होती हैं और फाइनेंसिंग होती हैं। तो यहाँ पर जो स्थिर संपत्तियां जो फिक्स एसेट होती हैं वो किस में आती हैं, जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती है, क्योंकि इन्वेस्ट तो कर रहे हैं ना उसमें हम लोग कैपिटल को, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आती हैं। तो एक आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन बी होगा।
क्वेश्चन पे ये ध्यान रखा करिए कि किस चैप्टर से रिलेटेड है या किस चीज से पूछा गया है, तो वहां पर हम लोग के लिए थोड़ा सा इजी होता है उसको समझना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडिशनल इंफॉर्मेशन, ऑल ऑफ द अबव। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वो किससे प्रिपेयर होता है? तो यहाँ पर जो बैलेंस शीट होती है उसका यूज भी किया जाता है, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसका भी यूज होता है, या जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन नीचे दे रखी होती है जैसे कि टैक्स रिलेटेड होती है, या जो डिविडेंड होता है, या फिर जो कोई एसेट को परचेज किया है, या फिर जो सेल किया है कितना प्रॉफिट पर किया है या लॉस पे किया है, ये सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है। इन सबका यूज किया जाता है जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माप लागत विधि में सन्निहित है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन्वॉल्व्स द फिक्सेशन ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, सेटिंग ऑफ बजटेड कॉस्ट, रिड्यूसिंग लॉसेस। तो जो माप लागत विधि होती है यानी कि जो हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करते हैं तो उसमें क्या चीज होती है, क्या चीज ध्यान में रखनी जाती है? अनुमानित लागत नियत करना, तो माप लागत का निर्धारण करना, बजटीय लागत तय करना, हानियों को कम करना। तो यहाँ पर सीधी सी क्लियर हो रही है कि हम जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्टैंडर्ड को डिसाइड करना। तब तक हम स्टैंडर्ड डिसाइड नहीं करेंगे तो एक्चुअल से कैसे हम ये डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे देखेंगे कि कितना विचरण आया है, कितना वेरिएंस आया है। इसके लिए एक स्टैंडर्ड तो निर्धारित करना पड़ेगा। जैसे आप ही लोग हैं एक टाइम को डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ इतने 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर इतना हम वर्क कंप्लीट कर लेंगे अपना, तो एक स्टैंडर्ड बना लिया आपने। उसके बाद 15 दिन के बाद आपने देखा कि एक्चुअल में कितना आपने कर पाए हैं, तो या पूरा कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आप कर पाए या कुछ कमी रह गई तो क्या डिफरेंस रह गया, कितने से पीछे रह गए, आप वेरिएंस निकाल सकते हैं। फिर आगे जो आप बनाएंगे अपना, आगे की जो टाइम टेबल बनाएंगे तो वहां पर उसको हम ध्यान में रख सकते हैं। तो वो हो जाता है आपका माप लागत का निर्धारण करना। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के एकीकरण से संबंधित लेखांकन किया जाता है। अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन ऑफ कंपनीज इज डन एज पर AS14, AS20, AS16, AS12। आपके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड सेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, मोस्टली डिप्रिसिएशन से आता है, या फिर AS3 वाला आ जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है स्टॉक सेटेड आता है, या यहाँ पर अमलगमेशन से रिलेटेड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी पूछा जाता है। तो अमलगमेशन का कौन सा होता है? जो AS14 होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है, उसमें दे रखा है एकीकरण के बारे में। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक पुनर्निर्माण में इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन टू कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, ओनली वन कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, टू आर मोर कंपनीज आर लिक्विडेशन, वन आर मोर कंपनीज गोज इनटू लिक्विडेशन। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हम आंतरिक पुनर्निर्माण करते हैं, आपने पढ़ा होगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पढ़ा होगा कि जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है एक हो जाता है एक्सटर्नल होता है, दो तरह के होते हैं। यहाँ पर इंटरनल से रिलेटेड पूछा है कि जब आंतरिक पुनर्निर्माण हम करते हैं तो वहां पर क्या होता है, कोई भी कंपनी समापन में नहीं जाती, केवल एक कंपनी समापन में जाती है, दो या अधिक कंपनियों का समापन होता है, एक या अधिक कंपनियां समापन में जाती हैं। आइए समझते हैं इसे। आंतरिक पुनर्निर्माण जो होता है उसमें कोई भी कंपनी समापन में नहीं जाती है, हम अपने ही जो कंपनी है उसके अंदर की ही चीजों को चेंज करके अपने जो कंपनी है या तो पूंजी में कमी करके या तो पूंजी को बढ़ा करके इस तरह से क्या करते हैं अपने आंतरिक निर्माण पुनर्निर्माण करते हैं। उसमें ये रहता है कभी कभी जो अंश होते हैं 100 रुपए का अंश है और आपके 1000 रुपए में परिवर्तित कर दिया, या 100 का अंश है उसको कम में परिवर्तित कर दिया, तो इस तरह का जो परिवर्तन किया जाता है आंतरिक पुनर्निर्माण में। इसमें कोई भी कंपनी समापन में नहीं जाती, जो बाह्य पुनर्निर्माण होता है उसमें जाती है, लेकिन इसमें कोई भी कंपनी समापन में नहीं जाती। तो एक आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन ए, कोई भी कंपनी समापन में नहीं जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋणपत्र का निर्गमन है। इश्यू ऑफ डिबेंचर इज एप्लीकेशन ऑफ कैश, सोर्स ऑफ कैश, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ऋणपत्र होते हैं उनका जो निर्गमन किया जाता है, इशू किया जाता है, तो उसमें क्या रहेगा, रोकड़ का प्रयोग होता है, रोकड़ का स्रोत होता है, संचालन से कुछ इनमें से कोई नहीं। तो जब हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि एक साइड आपका एप्लीकेशन आता है, एक साइड आता है सोर्स, कि किस सोर्सेस से हमको मिली है फंड, या कहाँ कहाँ हमने एप्लीकेशन किया है, कहाँ कहाँ हमने प्रयोग किया है। तो ऋणपत्र का अगर हमने निर्गमन किया है, डिबेंचर को इशू किया है, तो इशू करने पर क्या होगा, हमको उसके बदले में जो धनराशि कैपिटल मिलेगी ना, तो क्या होगा,
स्रोत होगा, सोर्स होगा, ना कि एप्लीकेशन होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? रोकड़ का स्रोत है, सोर्सेज ऑफ कैश है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय शब्द में निम्नलिखित प्रकार की प्राप्तियां सम्मिलित हैं। इनकम इंक्लूड्स फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसीव्ड, स्टेटरी, लीगल, इलीगल प्लस स्टेटरी बोथ, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब हम आय की बात करते हैं तो उसमें किस तरह की प्राप्तियां या रिसीव्ड को शामिल किया जाता है? वैधानिक, अवैधानिक, वैधानिक और वैधानिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका इनकम टैक्स एक्ट है 1961, उसमें जो आपको वैधानिक रूप से जो भी प्राप्ति हुई उसको भी शामिल किया जाएगा, या फिर जो इलीगली आपने अगर कुछ भी अर्न किया है तो उसको भी अगर उनको पता चलता है तो उसको भी आपके इनकम में इंक्लूड करके उस पर भी टैक्स वो लगाते हैं, चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, कि दोनों ही प्रकार की इनकम पर आपका टैक्स लगेगा ही लगेगा। तो दोनों ही प्रकार की इनकम को आय माना जाएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म की आय में साझेदार का भाग होता है। शेयर ऑफ पार्टनर इन द इनकम ऑफ पार्टनरशिप फर्म शैल बी टैक्सेबल, टैक्स एग्जेम्प्टेड, पार्टली एग्जेम्प्टेड, 20% एग्जेम्प्टेड। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एक पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें जो पार्टनर होता है उसको इनकम जो मिलती है उसमें उसका जो इनकम का पार्ट होगा वो क्या रहता है? कर योग्य होगा, कर मुक्त होगा, आंशिक कर मुक्त होगा, 20% कर मुक्त होगा। अक्सर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। साझेदार को जो आय का भाग मिलता है वो क्या होता है? वो कर मुक्त होता है, टैक्स फ्री होता है। जो कर मुक्त आय आपने पढ़ी होगी इनकम टैक्स में, स्टार्टिंग में ही 3rd या 4th चैप्टर है, वहाँ पर दे रखा है टैक्स फ्री इनकम्स के बारे में। तो वहाँ पर ये चीज क्लियर से बताई गई है कि साझेदारों को साझेदारी से प्राप्त आय का हिस्सा जो होता है वो कर मुक्त होता है। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमूर्त संपत्ति पर ह्रास की दर है। The rate of depreciation on intangible asset is 20%, 25%, 30%, 15%। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो अमूर्त संपत्तियां होती हैं, जो आपका डिप्रिसिएशन लगाया जाता है, मूर्त अमूर्त दोनों पर ही लगता है। तो इंटेंगिबल एसेट जो होती हैं, जो इंटेंगिबल कौन सी हो जाएंगी? जिनको कि आप देख नहीं सकते हैं, अमूर्त संपत्तियां हैं, जैसे पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क होता है, इन पर जो डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है उसका रेट क्या रहता है? उसका रेट हो जाता है 25%, 25% की दर से होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधकीय नियंत्रण हेतु किसका तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक है? कंपैरेटिव स्टडी ऑफ व्हाट इज एसेंशियल फॉर मैनेजरियल कंट्रोल, परचेज सेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कॉस्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रबंधकीय नियंत्रण यानी मैनेजरियल कंट्रोल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो आपने बनाई है पॉलिसीज उन्हीं के अकॉर्डिंग काम हो और साथ ही उनका एवेल्युएशन किया जा सके, मूल्यांकन हो, उसके लिए तुलनात्मक अध्ययन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्रय विक्रय का, तुलनात्मक प्रणाली का, लागत का, सभी का, तो तीनों का ही तुलनात्मक अध्ययन इम्पोर्टेंट है। तीनों का ही किया भी जाता है कि सेल कितनी थी, परचेज कितनी थी, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है यानी कि जो हम सूचनाएं जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सही टाइम पर सही इन्फॉर्मेशन सही व्यक्ति तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तभी आपका काम या पॉलिसी जो होगी सही ढंग से काम कर पाएगी। अगर डिले हो जाती है या किसी खराब अवस्था में पहुंचती है, जो कम्युनिकेशन आपने पढ़ा होगा कि अगर जो उसमें अफवाह बन जा रही है या किसी तरह की कुछ और सूचनाएं मिक्स हो जा रही हैं, उसी रूप में नहीं पहुंच रही है, तो भी इम्पोर्टेंट होता है कि इंफॉर्मेशन जो होगी वो सही ढंग से सही व्यक्ति के पास सही समय पर पहुंचनी चाहिए। लागत का, तो कॉस्ट का तो बिल्कुल करना ही होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कॉस्ट जो होगी, कॉस्ट का कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो बहुत ज्यादा अगर आ जाएंगी लागतें तो वहाँ पर सेल बहुत ज्यादा हो जाएगी, प्रॉफिट का तो वहाँ पर प्रॉफिट बहुत कम हो जाएगा, इसलिए उसका भी नियंत्रण करना। तो सबका ही जो होगा तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है कि पिछले वर्ष क्या रही थी, अभी करंट में क्या है, फ्यूचर में क्या अब कर सकते हैं, तो उसके लिए भी बजट बनाया जा सकता है। एक आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है। मैनेजरियल कंट्रोल इज डन बाय लोअर लेवल मैनेजर, बाय मिडिल लेवल मैनेजर, बाय टॉप लेवल मैनेजर्स, बाय ऑल लेवल मैनेजर्स। तो क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि प्रबंधकीय नियंत्रण जो होता है वो किस स्तर के जो होते हैं प्रबंधक या मैनेजमेंट, उनके द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर वैसे तो आप देख रहे होंगे 3 तरह के होते हैं, लोअर होते हैं, मिडिल होते हैं, और जो हाई लेवल पे होता है, उच्चतम लेवल पे होता है, वो होते हैं। लेकिन जो नियंत्रण होता है वो तीनों ही लेवल पे किया जाएगा। कंट्रोल जो होता है वो हर जगह इंपॉर्टेंट होता है, चाहे जिस भी लेवल पर मैनेजमेंट काम हो रहा हो, लेकिन कंट्रोल तो रखना इंपॉर्टेंट है ही। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ऑल लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेतृत्व की एक्स तथा वाई विचारधारा का प्रतिपादन किया है। एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ लीडरशिप हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय टीट, बर्नार्ड, मैकग्रेगर, टेरी। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नेतृत्व की पूछा, लीडरशिप की पूछा है, अभी प्रेरणा की नहीं पूछा, मोटिवेशन की नहीं पूछ रहा है, क्योंकि मोटिवेशन के भी कई आपके कॉन्सेप्ट होते हैं, तो पहला ध्यान वहीं पर जाता है। जो नेतृत्व की लीडरशिप की विचारधारा का प्रतिपादन किया था एक्स और वाई का, वो किया था मैकग्रेगर ने। डगलस मैकग्रेगर इनका पूरा नाम है। उन्होंने मानवीय व्यवहार जो होता है, जो ह्यूमन बिहेवियर होता है, उसको स्टडी किया था और उस पर उन्होंने एक विचारधारा जो थी वो प्रतिपादित करी थी, जो आपकी एक्स और वाई सिद्धांत कहलाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी। एक्स में उन्होंने माना था कि जो व्यक्ति होते हैं वो कार्य के प्रति क्या होता है, स्वाभाविक रूप से अरुचि लेते हैं, इंटरेस्टेड नहीं होते कार्य को करने में, अपने जो उत्तरदायित्व होते हैं उनको टालते हैं, और साथ ही जो संगठन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें जो भी गोल्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए वो बिल्कुल भी अटेंटिव नहीं होते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जो इसके अपोजिट में वाई विचारधारा में होगा, उसमें के जो लोग होते हैं वो गतिशील होते हैं, वो चाहते हैं कुछ नया करना, नई चीजों को समझना, व्यक्ति को कार्य करने का अवसर देना, कि कैसे कार्य किया जा सकता है, या सुरक्षा से भी वो काम करने के लिए उत्तेजित रहते हैं कि हाँ वो कुछ नया करना चाह रहे होते हैं, वो आपके वाई विचारधारा के हो जाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम अनुशासन होता है। मैक्सिमम डिसिप्लिन एग्जिस्ट इन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, कमेटी ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर अपने ऑर्गेनाइजेशन के बहुत से टाइप पढ़े होंगे। यहाँ पर इसमें से आपके 4 टाइप दे रखे हैं कि जिसमें ज्यादा डिसिप्लिन होता है। ज्यादा डिसिप्लिन किसमें होता है? ज्यादा डिसिप्लिन होता है रेखा संगठन में, यानी कि जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें क्या रहता है कि एक क्रम में जो अधिकारी होते हैं, एक से आदेश दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को जाता है। इसी तरह से जो उत्तरदायित्व होता है या फिर जवाबदेही होती है वो आपके नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। एक सीरियल में होता है, तो वहां पर अनुशासन बना रहता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारार्पण किया जा सकता है। डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ये कई बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन भी है कि जो भारार्पण होता है, यानी कि भारार्पण में क्या होता है कि उत्तरदायित्व होंगे या फिर जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, कार्य है, दूसरे व्यक्ति को सौंपा जाता है। जैसे कि जो मैनेजमेंट है, वो जो मेन काम है, जो आप जो मेन डिसीजन लेने का उनका काम है, उस पर ज्यादा फोकस कर सके, और जिन दायित्वों को, जिन कार्यों को दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं, उनको वो ट्रांसफर कर दें, जिससे कि वो अपने मेन काम की तरफ ध्यान लगा सके। वो हो जाता है आपका डेलीगेशन। तो किस चीज का किया जा सकता है? क्वेश्चन ये है, अथॉरिटी का किया जा सकता है, यानी कि जो आपके अधिकार होते हैं, क्या राइट्स हैं आपके, आप उसको डेलीगेशन कर सकते हैं, उसको आप दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं। उत्तरदायित्व का नहीं, कोई कार्य आपको करने के लिए दिया गया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस कार्य को करें, आपकी अकाउंटेबिलिटी है कि आप उस चीज से रिलेटेड जवाब दें। आप दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाल सकते हैं कि मेरा कार्य जो है, मेरा उत्तरदायित्व तुम पूरा करो, या तुम मेरी तरफ से जवाब दो कहीं जाकर के। आप सिर्फ अपने अधिकार को दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं कि ये मेरा राइट है, मैं अपना राइट तुम्हें देता हूँ। तो आप राइट देंगे तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिक रूप से वो उस व्यक्ति का पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चली जाती है कि उस कार्य को उसे करना है। लेकिन क्या ट्रांसफर होता है? तो ट्रांसफर जो होंगे वो आपके अथॉरिटी होती है, अधिकार होते हैं। तो एक आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विभाजन प्रवाह के वर्गीकरण में शामिल नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज नॉट इंक्लूडेड इन क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, नॉन वर्बल। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा आपका जो विभाजन है वो वर्गीकरण में, जो प्रवाह का वर्गीकरण किया जाता है उसमें शामिल नहीं होता है। लंबवत, क्षैतिज, आरेखी, अशाब्दिक। तो यहाँ पर लंबवत भी होगा, क्षैतिज भी होगा, आरेखी भी होगा, शाब्दिक का यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं बनता, पूरी तरह से डिफरेंट वर्ड ही है। तो सीधे सीधे आंसर निकल आता है ऑप्शन डी, आपका करेक्ट हो जाएगा। अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वार्थ शब्द में ओ का आशय है। इन टर्म्स व्हाट मीनिंग ओ इज? ऑर्गेनाइजेशन, अपॉर्चुनिटीज, ओनर, कम्युनिकेशन। क्वेश्चन में कह रहा है जो स्वार्थ है उसमें ओ शब्द जो होता है उसका क्या मतलब, सभी को समझ लेते हैं। स्वार्थ एनालिसिस किया जाता है, तो स्वार्थ एनालिसिस में आपका रहेगा, एस फॉर होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर होता है वीकनेस, ओ फॉर होता है अपॉर्चुनिटी, और टी फॉर होता है थ्रेट। स्ट्रेंथ आपका जो शक्तियां हैं, वीकनेस जो कमजोरियां हैं, जो अपॉर्चुनिटी जो आपके अवसर हैं, और जो थ्रेट है वो क्या हो जाएंगे? चुनौतियां हो जाएंगी। तो यहाँ पर ओ फॉर क्या हो जाएगा? अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर। तो एक आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी।
अच्छा, ये होता क्या है SWOT एनालिसिस? तो SWOT एनालिसिस जो किया जाता है, कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आपकी क्या रहता है कि कुछ तो दो तरह का एनवायरनमेंट रहता है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल पर तो कंट्रोल रहता है, तो यहाँ पर दो चीजें जो होती हैं वो इंटरनल एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं। एक हो जाएगी आपकी जो स्ट्रेंथ है और जो वीकनेस है, ये दोनों ही चीजें इंटरनल एनवायरनमेंट से। क्यों? क्योंकि इस पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिजनेस कर रहा है, उसका कंट्रोल रहता है, उसको पता है मेरी क्या स्ट्रेंथ है। जैसे आप हैं, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है किस सब्जेक्ट में आपका क्या है, कम मजबूत है, आप किस सब्जेक्ट को ज्यादा अच्छी पकड़ है। और आपको ये भी पता है वीकनेस क्या है, कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके अच्छे से तैयार नहीं है, जिन पर आपको ज्यादा मेहनत करनी, वो आपके कंट्रोल में है। और जो दो आपके कौन से अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जो होता है, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, जो बाहरी वातावरण है, उससे रिलेटेड होता है। उस पर जो होगा, जो व्यापारी है, जो बिजनेसमैन है, जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, उसका कंट्रोल नहीं रहता है। क्या असर आएंगे उसे नहीं पता है, या क्या चुनौतियां आ सकती हैं ये भी उसे नहीं पता है। तो इसके लिए वो अपनी स्ट्रेटेजीज को मजबूत करता है, जिससे कि उनका वो सामना कर सके। तो यहाँ पर जो ओ फॉर पूछा था, अवसर हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और आगे वीडियोस के लिए, आगे क्वेश्चन पेपर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।